यहाँ पर हमारे पास अगर H2 आता है तो उस कंडीशन में भी क्या है, वो eMMC है। अब बात आ रही है कि अब फोनों में क्या आ रहा है, UFS। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, UFS। तो UFS के लिए क्या हो गया, H28। eMCP और eMMC में क्या डिफरेंट है? उसमें eMMC और eMMC में वो रैम और स्टोरेज मर्ज होती है। eMCP में eMCP में मर्ज होती है, eMCP में रैम और रोम मर्ज होती है, और eMMC में अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ना एक्चुअली क्या होता है कि हम ना जो हमारे पास आईसी की इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि ऑलरेडी मुझे कुछ भी नहीं करना, ना सिक्योरिटी बैकअप बनाना, ना डंप बैकअप बनाना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन से, आईसी की इंफॉर्मेशन से बहुत सी चीज़ें मुझे क्लियर हो जाएंगी कि वो फ़ोन किस आईसी के साथ सपोर्टेड था या फिर ये किस सीपीयू के साथ अटैच था। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि मेजरली क्या होता है कि जब हम किसी भी फ़ोन को ISP पिन आउट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ISP पिन आउट की फुल फॉर्म क्या है, इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल वर्क कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या कर दिया, इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो उसको ISP एडेप्टर के थ्रू वर्क करते हैं। अब आता है कि ISP एडेप्टर के थ्रू बहुत सी जगह वर्क नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके CPU से जो आने वाले सिग्नल्स हैं उसके बीच में कोई भी कंपोनेंट या कोई भी टिप्स पे उसको वहाँ पे लिंक नहीं करके डायरेक्टली eMMC के अंदर या UFS के अंदर एंटर कर दिया जाता है। मोस्टली UFS के अंदर तो ये केस है कि CPU से डायरेक्टली सिग्नल्स कहाँ गए हुए हैं, वो UFS के अंदर। तो हम उसमें ISP पिन आउट भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ISP पिन आउट अगर मुझे यूज़ करना है तो CPU के जिस बॉल से वो पिन आउट हुए हैं, तो वहाँ पर मुझे CPU को क्या करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा। और ड्रिल करने से एडवांटेज क्या होगा कि बार बार मुझे आईसी को निकालने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, क्योंकि एक बार उसके जंपर आईसी के ऊपर, CPU के ऊपर टचिंग बना देंगे। ठीक है, तो अब जब ISP पिन आउट से क्लिक करेंगे, जब ISP पिन आउट पर वर्क करते हैं तो हमें यहाँ पर कहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। जब हम ISP पिन आउट से वर्क करते हैं तो EFI में कहाँ पे टिक लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट eMMC ISP पे। जैसे हम इसमें टिक करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ISP एडाप्टर की पिक आ जाएगी। ठीक है, अगर मेरा पास ISP एडाप्टर पे वर्क नहीं है और मैंने eMMC या eMCP को निकाला हुआ है, तो हम किससे करेंगे, उसके एडाप्टर से। तब क्या चेंजेस करना होगा मुझे यहाँ पर, अनटिक करना होगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, किसके साथ अटैच किया हुआ है, आईसी लगाई हुई है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर अनटिक करना होगा। आईसी की डिटेल आ गई, यानी कि इस आईसी के अंदर अभी फर्मवेयर भी रेडी है, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम इन्फो आ रहा है, ऑलरेडी फर्मवेयर इंस्टॉल है इसके अंदर। और ऊपर जो डिटेल आ रही है पूरी तरीके से वो किस चीज़ की है, उसमें बूटिंग की डिटेल है और आईसी की डिटेल है। अब यह क्वेश्चन आता है कि ये आईसी eMCP है या eMMC है। कैसे क्लियर है eMCP है? नहीं, एक्चुअली मैंने टिक तो eMMC पे किया है ना, क्योंकि कॉमन नेम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, eMCP तो कोई बोलता ही नहीं है, eMMC बोलता है। और जबकि eMCP अलग है और eMMC अलग है, यानी कि इससे क्या है, eMCP अलग चीज पे वर्क कर रही है, उसमें रैम और रोम पे वर्क कर रही है, और eMMC सिर्फ और सिर्फ रोम पे वर्क कर रही है, जिसमें ड्यूल डेकर सेट सिस्टम रेडी हो जाता है। रैम को अलग लगा दिया जाता है, क्योंकि रैम भी तो चाहिए फोन में। तो जैसे कि सैमसंग में, सैमसंग की CPU के ऊपर रैम लगी हुई है, OnePlus के अंदर भी सिस्टम सेम है, उसके बाद Honor के फोनों के अंदर रैम किसी में अलग लगी है, किसी में CPU के ऊपर लगी हुई है। लेकिन यहाँ से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे,
देखो एक्चुअली क्या है, हमारी आईसी कौन सी है, एसकेएनएक्स की है, ठीक है। तो मैं कोडिंग बता रहे हैं, यहाँ पे कोडिंग से समझना, ये आईसी का नंबर है, जहां पर H9 लिखा है तो वो EMCP है। आईसी के नंबर की स्टार्टिंग में, ये सिर्फ एसकेएनएक्स के लिए है, सैमसंग की आईसी का अलग केस है। सैमसंग के आईसी का अलग केस रहेगा, टोशिबा का अलग रहेगा, सैंडिस्क का अलग रहेगा। तो समझ आया यहाँ पर हमारा H9 कोड क्या है, EMCP है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो EMMC कैसे पता लगेगी, उसका नंबर क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास अगर H2 आता है तो उस कंडीशन में भी क्या है, वो EMMC है। अब बात आ रही है कि फोनों में क्या आ रहा है, UFS। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, UFS।